प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स में अगला टॉपिक। और इस बार हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और यहाँ पे कुछ विषय सूची है। रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, यानी अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होती है, प्रिज्म से जब अपवर्तन होगा तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, मिराज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है। बच्चों, प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानें। जैसे अगर बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। और अगर बीच में कोई चीज़ आकर डिस्टर्ब कर दे, उसके रास्ते में आ जाए, तो उससे टकराने के बाद दो बातें हो सकती हैं। या तो प्रकाश पूरी तरह लौट जाए, या फिर उस वस्तु के द्वारा कुछ ऑब्जर्व कर लिया जाए, सूंघ लिया जाए, है ना, और कुछ पार्ट उसका वापस कर दिया जाए। अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक और केस हमारे सामने आ सकता है कि अगर किसी प्रकाश के सामने प्रकाश किसी सीधा जा रहा है और यहाँ पे एक वस्तु आ गई सामने। अब प्रकाश के साथ ये हो सकता है कि प्रकाश इसको पार कर जाए। याद रखिएगा, किसी वस्तु को पार करने, जैसे एक ग्लास है, शीशा है, तो उसको पार कर जाता है। पार करने की घटना को अपवर्तन नहीं कहते हैं। कई बच्चे ये समझते हैं कि पार करने की घटना को अपवर्तन कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों, ये पार करने के क्रम में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि नीचे पानी है। जब प्रकाश इस सतह पे तिरछा पड़ेगा तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे न जाकर थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा। ये मुड़ने की जो घटना हुई, इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, या उसके दिशा में परिवर्तन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसना नहीं होता है। इस क्रम में जो उसके चलने की दिशा है, उसमें जो परिवर्तन आता है, वो बेंडिंग होती है, मुड़ाव होता है। उस मुड़ाव को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, यहाँ फिर से वही बात लिखिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को, मतलब किस घटना को? तो ये परिवर्तन की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपवर्तन समझ गए होंगे। क्या हो अगर इस पे सीधी गिरे, लंबवत गिरे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई प्रकाश की किरण सीधी आए, तो सीधी इसमें घुस जाएगी और ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। मुड़ाव नहीं हुआ मतलब अपवर्तन नहीं हुआ। क्लियर? तो बच्चों, अपवर्तन किसे कहते हैं ये हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो अपवर्तन का कारण है प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है, अलग अलग स्पीड होती है। जैसे कि प्रकाश अगर निर्वात में चलता है तो सबसे ज़्यादा तेज चलेगा। जब हवा में चलेगा तो निर्वात से थोड़ा कम चलेगा, लेकिन मान लिया जाता है कि लगभग वो बराबर ही होता है। जब पानी में प्रकाश को पानी में चलाया जाए तो प्रकाश की गति थोड़ी कम हो जाती है।
ग्लास में, शीशा में थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है और इसी कारण से ये मुड़ाव होता है, ये अपवर्तन होता है। क्लियर लिखा हुआ है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। ओके। दूसरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल को C द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? C, स्मॉल लेटर C। और ये कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऐसे अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में बताया है, और यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड में। ओके। चूंकि लाख में 5 ही जीरो होता है, उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 का पावर 3 बढ़ जाएगा। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य और चाल बदल जाती है। दो चीजों में चेंजिंग आती है, उसकी वेवलेंथ में। ये वेव क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, अब हम ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे समझ जाइए कि जब हम पानी में किसी पत्थर को मारते हैं तो देखिएगा पानी ऐसे 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 चलेगा। इस तरह पानी को अप डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेव। चूंकि हर पानी अपनी जगह पे उठता है और नीचे जाता है, लेकिन एक एनर्जी है जिसका वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से एनर्जी दूसरे में जाती है, फिर दूसरे से तीसरे में, तो इसे हम लोग कहते हैं वेव। वेव में जो सबसे उसका पीक पॉइंट है, ऊंचा वाला स्थान है, फिर दूसरा ऊंचा वाला स्थान है, इसके बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ये तरंग दैर्घ्य कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। तो ये भी बदल जाती है और उसकी स्पीड भी बदल जाती है। ठीक है। और जिसके कारण एक और चीज बदलता है, दिशा। और जैसे ही दिशा बदली, हम लोगों ने कहा कि इसमें अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। अब ये एक फॉर्मूला है जहां n अपवर्तनांक है। चूंकि अपवर्तनांक के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। ओके। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ एक फिगर है। इस फिगर पे आने के पहले हम कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये एक माध्यम है, ऊपर मान लेते हैं एयर है और नीचे वाटर है, कुछ भी वाटर या कुछ भी। अब क्या करते हैं, इसके सरफेस पे कहीं भी एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अब क्या होता है, एक रे, प्रकाश की किरण तिरछी इस बिंदु पे गिरती है। जब प्रकाश की किरण इस बिंदु पे गिरती है तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और सतह के साथ, सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो वर्चुअल लाइन होती है, जो काल्पनिक लाइन होती है, ये कोई लाइन नहीं होती है, बस हम लोग कल्पना करते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट कैलकुलेशन आसान हो सके। तो ये काल्पनिक लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, जैसे कि ये कोण बना आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसको आई से सूचित किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। बच्चों, ये सारी बात हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। अब इस सरफेस पे आने के बाद इस लाइट को, इस प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाके ऐसे चली जाएगी। इस किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाएगा।
याद होगा आपको, आपने पढ़ा था आपतन कोण, परावर्तन कोण। यहाँ पढ़ रहे हैं आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। थोड़ा सा चेंज हो गया नाम में, जो परावर्तन कोण हुआ करता था अब अपवर्तन कोण बन गया। इसको भी आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम लोग समझ गए। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, पहले भी हम लोग आपतन बिंदु ही कहते थे। ओके, हटा दें इसको। अब देखिए, लगभग उसी चीज का यहाँ फिगर बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि एक किरण यहाँ पे आई है जिसका नाम है आपतित किरण, इधर चली गई अपवर्तित किरण। ये कोई पारदर्शी सतह है, और केवल सतह से नहीं, मान लीजिए कि इधर भी वही मटेरियल से बना हुआ चीज है। इसको विरल माध्यम और इसको सघन माध्यम कहा गया है। बच्चों ये दोनों टर्म को समझते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको कहते हैं सघन माध्यम। ठीक है, अगर यहाँ कहा गया विरल माध्यम और इधर सघन माध्यम, इसका मतलब ये हुआ कि इधर प्रकाश की चाल ज़्यादा है और इधर प्रकाश की चाल कम है, और ये तुलनात्मक चीज़ है। किसी भी माध्यम को हम परमानेंटली सघन या परमानेंटली विरल नहीं कहेंगे। या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होती है, प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आंसर है निर्वात। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम है। और इसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड तो प्रकाश की कहीं मिलेगी नहीं, इसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो सब की सब क्या होगी, विरल भी हो सकती है और सघन भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि हम किस चीज से उसकी तुलना के कर रहे हैं। जैसे अगर हम निर्वात और हवा इन दोनों की तुलना करें, अगर इन दोनों की तुलना करते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा है, हवा में कम है, तो ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। लेकिन जैसे ही हवा और पानी को हम कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें, तो हम देखेंगे कि हवा में कम और पानी में हवा में स्पीड ज़्यादा और पानी में स्पीड कम है, इसलिए इसे विरल और इसे सघन कहेंगे। हवा ही एक ही चीज़ है, जब निर्वात के साथ इसे रख रहे हैं तो ये सघन माध्यम कहला रही है, और इसको पानी के साथ, कांच के साथ रख रहे हैं तो ये विरल माध्यम कहला रही है। यानी कि किसी भी माध्यम को परमानेंटली विरल या परमानेंटली सघन कहना उचित नहीं होगा। हाँ, हम परमानेंटली निर्वात को केवल सघन माध्यम कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो हम लोग जो साधारणतः जो चीजें हम लोगों के सामने होती है उन चीजों में हीरा एक चीज है, डायमंड, जिसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। तो इन सब चीजों के रेस्पेक्ट में, इन सब चीजों की तुलना में इसे हम एक सघन माध्यम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज मिलता है या आप ऐसी कोई चीज बना लेते हैं जिसमें हीरा से भी कम स्पीड हो प्रकाश की, तो वो हो जाएगा सघन माध्यम। ठीक है, बस कई बार बता चुके हैं, ये एक तुलना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन का क्या नियम होता है, तो अपवर्तन का एक नियम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे परावर्तन का एक नियम था। परावर्तन का एक नियम था आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। यहाँ भी लगभग वही है, आपतित किरण। अच्छा, इसमें परावर्तित किरण तो होती नहीं है, तो हो गई क्या, अपवर्तित किरण। ठीक है,
और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब कहने की जरूरत नहीं है, केवल अभिलंब कह देंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए कि अभिलंब जब भी होता है तो वो आपतन बिंदु पर ही होता है ना। तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। एक तल में होने का मतलब भी हम समझा चुके थे। और जो दूसरा नियम है, हम अगर तुलना करें परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन का नियम होता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते थे, I बराबर R। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ क्या होगा, आपतन कोण का साइन और परावर्तन कोण का साइन का अनुपात फिक्स होगा। नियतांक मतलब फिक्स होगा, यानी हम कह सकते हैं साइन I अनुपात साइन R बराबर फिक्स्ड कांस्टेंट नियतांक, वो फिक्स हो जाएगा। हर माध्यम के लिए ये फिक्स हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं। माध्यम बदलेगा तो ही बदलेगा, जब तक माध्यम नहीं बदलेंगे तब तक ये नहीं बदलेगा। और याद रखिएगा, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। चूंकि हमारे टॉपिक में एक ये भी था स्नेल का नियम, तो हम लोग याद रखेंगे अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्वितीय ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, इसमें भी आधा दो है और वो पूरा है, इसमें भी आधा दो और वो पूरा है। जब भी कोई आधा अक्षर नीचे में लगता है तो वो रियल में आधा नहीं होता है, जिसमें लगता है वो आधा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्नेल के नियम को फिर से रिपीट कर दिए हैं, वही बात। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कभी कभी हम एन से या म्यू से, इसको म्यू कहते हैं, म्यू से डिनोट किया जाता है, या एन से ही क्या किया गया है। और इसको हम लोग कहते हैं, एक नया शब्द देते हैं इसको, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये चीजों का अपवर्तनांक बताता है। ठीक है, अब ये अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझते हैं। अपवर्तनांक शब्द याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दो माध्यमों में, या फिर ऐसे कह सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि किसी कांच का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कांच भी कई प्रकार का होता है, और हो सकता है एक टाइप के कांच का अपवर्तनांक कुछ और हो और दूसरे टाइप के कांच का अपवर्तनांक कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो बातें जाननी पड़ेगी। पहली बात ये जाननी पड़ेगी कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, और ये जानना पड़ेगा कि जिस कांच के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो भी कांच हो, डायमंड हो, पानी हो, ठीक है, केरोसिन ऑयल हो, कुछ भी हो, है ना, जिसके बाद का अपवर्तनांक हम जानना चाहते हैं उसमें, तो चूंकि अभी कांच नहीं है तो इसलिए यहाँ कांच ही लिख रहे हैं, कांच में प्रकाश का वेग। यहाँ वेग शब्द यूज किए हैं, आप चाहो तो यहाँ चाल शब्द भी यूज कर सकते हो, स्पीड भी यूज कर सकते हो, हमने वेलोसिटी यूज किया है। ठीक है, अगर आपको ये दोनों बात पता हो, ये बातें तो हम याद कर लेते हैं। ये कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, अभी बताए थे। और ये अलग अलग चीजों में, कांच का अलग होगा, केरोसिन का अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा, पानी का अलग होगा, है ना, अलग अलग होगा, वो
जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो दिया रहेगा अनुपात निकालेंगे और आपको अपवर्तनांक पता चल जाएगा। अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनुपात है। मान लीजिए ऊपर मीटर पर सेकंड रहेगा, नीचे भी मीटर पर सेकंड रहेगा, दोनों कट जाएगा, बस एक संख्या मिलेगी। ठीक है, आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तनांक निकालने का एक और तरीका होता है साइन आई बाई साइन आर। क्लियर? फिर वही चीज है, यहाँ देखिए वही बात को एक बार फिर से लिखा गया है। इसको कहा गया अपवर्तनांक और c कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ? वैक्यूम में, निर्वात में। और ये v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं वो। अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। अब कुछ अपवर्तनांक आपको याद रखना पड़ेगा। निर्वात का अपवर्तनांक आपको निकालना होगा, तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। क्यों? क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक आपको निकालने के लिए, यानी n0 लिख दीजिए, n0 पढ़ते हैं, ऊपर c और नीचे भी c, कट गया, ऊपर आया 1। आप किसी भी चीज, दुनिया में किसी भी चीज का भी अपवर्तनांक निकालो, आपको ऊपर में यानी कि अंश में क्या रखना पड़ेगा? निर्वात में प्रकाश की चाल को रखना पड़ेगा, और नीचे में क्या रखना पड़ेगा? जिसमें आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हो, जिसका निकालना चाहते हो। तो आप निर्वात का निकालना चाहते हैं, तो नीचे तो निर्वात वाला रहेगा और ऊपर तो ऑलरेडी निर्वात वाला है, दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा। इसलिए लिखा गया निर्वात का अपवर्तनांक 1। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1। ये जो सिंबल यूज किया गया है ये लगभग के लिए, अप्रोक्सीमेट के लिए यूज करते हैं हम लोग। लगभग 1 है, 1 नहीं है एक्यूरेटली, 1 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मान लीजिए 1 है। जल का इतना है, कांच का इतना है, ये याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखते हैं ये दोनों। अब हम आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई प्रकार से होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं। और एक होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये एक तरह का तुलना है। ये क्या है? एक तरह का तुलना है। अपवर्तनांक कुछ चीज बताता है, जैसे अपवर्तनांक ये डिसाइड करेगा, अपवर्तनांक अगर आपको पता है तो आपको ये पता चलेगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट घुसेगी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऊपर है निर्वात या फिर हवा ले लीजिए। ऊपर क्या है? हवा। हवा और निर्वात लगभग 1 होता है। नीचे ले लिए पानी, फिर यहाँ ले लिए हवा और यहाँ ले लिए कांच। अब देखिए ये एक लाइट घुसी, इसको जाना चाहिए था इधर, थोड़ी सी मुड़ गई। ये लाइट घुसी, इसको जाना चाहिए था इधर, ये ज्यादा मुड़ गई, ये ज्यादा मुड़ गई। ये ज्यादा मुड़ेगी। पानी में घुसने पे कम मुड़ेगी और कांच में घुसने में ज्यादा मुड़ेगी, ये हमें कैसे पता चला? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 था और कांच का अपवर्तनांक 1.5 था। किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? तो आंसर है कांच का। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें जब लाइट घुसेगी तो ज्यादा बेंड होगी। ठीक है, इस तरह से हम अपवर्तनांक का फायदा उठाते हैं, अपवर्तनांक से हम चीजों को समझते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, हम लोगों के लिए हीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, हीरा बड़ा डिमांडिंग चीज है और कोई खाने पीने या किसी बीमारी के इलाज में ये काम नहीं आता है। इसका लिमिटेड यूज है और इसकी 2-3 क्राइटेरिया, 2-3 इसके
खूबियां हैं। एक खूबी तो ये है कि बहुत हार्ड मटेरियल है। हमको लगता है कि इससे हार्ड मटेरियल पृथ्वी पे कुछ नहीं पाया जाता है। तो हार्ड है तो ये क्या काम करेगा? तो कोई पत्थर को तोड़ देगा, जैसे ये पत्थर से टकराएगा तो पत्थर टूटेगा, हीरा नहीं टूटेगा, है ना। तो जहाँ तोड़ फोड़ की जगह होगी वहाँ हीरा को यूज कर सकते हैं, जहाँ कुछ काटना होगा वहाँ को हीरा को यूज कर सकते हैं। लेकिन हीरा का डिमांड सबसे ज़्यादा है ज्वेलरी में, आभूषण बनवाने में, गहने में। कोई डायमंड की रिंग पहनता है, कोई डायमंड का हार पहनता है। क्यों? तो है कि जब हीरा को हम पहनते हैं तो हीरा बहुत चमकता है। भाई क्यों चमकता है? उसमें ऐसा क्या होता है? तो उसमें एक उसका अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा अपवर्तनांक होने की वजह से उसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा मुड़ती है। और जब लाइट कई बार उसके अंदर मुड़ेगी, जो लाइट एक बार घुस जाएगी बहुत बार मुड़ेगी, और वो लाइट 7 कलर्स में बट जाएगी, जिससे कई तरह के कलर्स हमको देखने को मिलेंगे और सुंदर वो बहुत देखने को मिलेगा। बस यही एक खूबी है। और ये खूबी उसको बहुत महंगा बना दी, क्योंकि इसका ज्वेलरी में हम लोग यूज करने लगे। ठीक है, तो चलिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है? तो पहली बात तो ये हुआ कि दोनों के अपवर्तनांक को समझ गए। यहाँ देखिए हवा से कांच में आ रहे हैं, हवा बोले या फिर निर्वात बोले, बात लगभग बराबर है। लेकिन क्या हो कि ऊपर पानी हो और नीचे कांच हो, ऊपर पानी हो और नीचे कांच हो। पानी से जब हमें कांच में घुसना होगा तो क्या होगा? तो भी बेंडिंग होगी, तो भी अपवर्तन होगा, थोड़ा कम होगा लेकिन अपवर्तन होगा। तो ऐसे कितना अपवर्तन होगा? ऐसी तुलना को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब तुलना पानी की कांच से हो जाएगी। ठीक है, पहले किससे होती थी? हवा और पानी की, हवा और कांच की। हवा ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको निर्वात बोल सकते हैं। लेकिन अब किसकी तुलना हो रही है? दो मटेरियल की। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, यहाँ 1 and 2 लिखा हुआ है, ऐसे भी होता है 1 2, ऐसे भी होता है n 1 2। ये कई तरीके हैं लिखने के। इन तीनों का ये मतलब होता है, इधर 2 लिखा है ना, तो 2 का अपवर्तनांक किसके तुलना में, किसके सापेक्ष? 1 के। इसका भी यही मतलब होता है, 2 का अपवर्तनांक 1 के तुलना में। ये लिखने का तरीका है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n1 2 के लिए तो फॉर्मूला है n2 डिवाइडेड बाई n1। यानी कि ऊपर में हमें रखना पड़ेगा जिसका अपवर्तनांक हम जानना चाहते हैं उसके अपवर्तनांक को, और नीचे रखना पड़ेगा जिसके तुलना में हम निकालना चाह रहे हैं उसके अपवर्तनांक को। लेकिन अगर आपको दोनों में से किसी का अपवर्तनांक नहीं पता है, आपको ये पता है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, v1/v2 निकालना पड़ेगा। जिसके तुलना में निकालना है उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर रखना पड़ेगा, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट, और जिसका निकालना है उसको नीचे रखना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। ओके, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होगा आपको एक और चीज, जब किसी यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है, आप देखिएगा कि सिक्का ये आपको थोड़ा जमीन से, सतह से उठा हुआ दिखाई देगा। जब ग्लास में पानी भरा हो तो ग्लास की जो केंद्री है, जो उसका निचला सतह, उसका बेस जो है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अपवर्तनांक के कारण होता है। और जो रियल में गहराई है उसको वास्तविक गहराई, और जो हमें दिखती है उसको आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर ये फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा। ओके, और अपवर्तनांक
यानी कि अपवर्तन के कारण होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे पानी में पेंसिल तिरछा रख दीजिए, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, लगेगा टूटी हुई है। पानी में रॉड रख दीजिए, और ये एक एग्जाम्पल बता दिए। अब प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है पहले इसको समझिए। हम लोग ये देखते हैं ये प्रिज्म नहीं होता है। प्रिज्म का अपना एक डेफिनेशन होता है। प्रिज्म एक शेप का नाम है, जिस तरह क्यूब, क्यूबाइड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये एक शेप का नाम है। उसी तरह प्रिज्म भी एक शेप का नाम है। इस शेप को प्रिज्म कहते हैं। कोई सामान का नाम प्रिज्म नहीं है, बस एक शेप का नाम है। ठीक है, किस शेप का नाम है, क्या खूबियां हैं उसमें? तो उसमें खूबी है एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा ठोस जिसका बेस और टॉप क्या हो, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन हो, यानी कि सर्वांगसम बहुभुज हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, इधर भी एक ट्रायंगल है, टॉप और बेस। ठीक है, दो ट्रायंगल है, और इसमें तीन दीवारें हैं। एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, और एक दीवार ये है। कहाँ गया? हाँ, ये तीन दीवारें हैं। ठीक है, इसको इस तरह रखा जाता है कि ये वाला पोर्शन सामने आ जाए। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के ये हुआ क्या, प्रिज्म। ये एक सॉलिड होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी दीवारें जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं, और जिसके बेस जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। और ट्रायंगुलर नहीं होते हैं, बस नीचे और ऊपर के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगुलर अगर है तो इसका नाम होगा त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर चतुर्भुजाकार हो गया तो चतुर्भुजाकार प्रिज्म, उसी को तो हम लोग क्यूबाइड कहते हैं। चलिए, जब प्रिज्म से कोई लाइट पास होती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके एक सरफेस से जब जाएगी तो इसको जाना चाहिए इधर, तो पहले मुड़ जाएगी। जब इससे टकराएगी तो फिर जाना चाहिए इधर, लेकिन फिर से मुड़ जाएगी। दो बार रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रिज्म से जब एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण वो स्पष्ट दिखाई देता है, जो हम लोग आसानी से चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रिज्म से रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है, उससे संबंधित क्या क्या टर्म्स हैं, कुछ नए नए शब्द मिलेंगे, है ना, और एक नया चीज मिलेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।